अच्छा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा एरिया है वो कैश मैनेजमेंट से ही डील करता है और जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था दैट इज प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो, वहीं से आज हम अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट और कैश फ्लो में फर्क क्या होता है, मैंने एक बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दी थी जब हम लोगों ने कैश मैनेजमेंट स्टार्ट किया था। आज जरा तफसील से पढ़ते हैं कि क्यों प्रॉफिट और कैश फ्लो जो है वो अलग अलग होते हैं। अब देखो इस चीज को समझना जरा, अक्सर औकात हमारे पास प्रॉफिट किसी ऐसी जगह से आ रहा होता है जो हमारा रियलाइज नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ कैश। जो प्रॉफिट हमारा रियलाइज नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ कैश। अच्छा, अब ये इन द फॉर्म ऑफ कैश रियलाइज ना होने का क्या मतलब है। अज्यूम करूं फॉर अ मोमेंट कि मैं करता हूं कुछ क्रेडिट सेल्स, मेरे पास कुछ क्रेडिट सेल्स हैं, तो क्या इन क्रेडिट सेल्स पे मुझे प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन वो प्रॉफिट मेरे पास अभी तक कैश की सूरत में नहीं आया, तो वो कैश फ्लो नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो आज जरा तफसील से पढ़ते हैं। अकाउंट्स शोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आर नॉट द सेम एज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि हमारे पास जब प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है, कैश है लेकिन प्रॉफिट नहीं है। क्या मतलब इस चीज का? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट सेल हो रही है, लेकिन उस क्रेडिट सेल का अभी तक हमें कैश रियलाइज नहीं हुआ, कैश रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई सेल है तो उसमें मेरा प्रॉफिट तो आ गया ना, तो ये प्रॉफिट तो नजर आ जाएगा, बट क्या कैश फ्लो नजर आएगा? नहीं। सेम गोज कि मैं एक अदद क्या कहते हैं, नॉन करंट एसेट परचेस कर लेता हूं। मैं एक नॉन करंट एसेट परचेस कर लेता हूं ऑन क्रेडिट। अब वो एसेट तो नजर आ रहा है मेरे पास, लेकिन क्या कैश आउटफ्लो नजर आया? नहीं। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो कैश आ रहा है और जा रहा है सिर्फ वो कैश फ्लो है। अच्छा, अब देख लेते हैं। अ कंपनी कैन मेक लॉसेस बट स्टिल हैव अ नेट कैश इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। अ कंपनी कैन आल्सो मेक प्रॉफिट बट हैव अ नेट कैश डेफिसिट ऑन इट्स ट्रेडिंग ऑपरेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनीज के पास लॉस होता है लेकिन कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो कैश अपना इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉपर रखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, कैश में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांजेक्शन विच हैज नथिंग टू डू विद प्रॉफिट और लॉस। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिससे हम कैश इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो नफा या नुकसान में नहीं आता। सर जी इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें मेरे पास पैसा आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मेरा मुनाफा भी हो। जैसे कि शेयर इशू करना। शेयर इशू करना, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि कंपनी का कैपिटल इंक्रीज करना। कैपिटल इंक्रीज करने में मेरे पास पैसा आ रहा है। कैपिटल इंक्रीज करने में मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन क्या कैश आ रहा है? सॉरी, क्या प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। तो कैपिटल इंक्रीज करता हूं अगर मैं शेयर इशू करके, तो मेरे पास पैसा तो आ रहा है ना कि मैंने मार्केट में शेयर बेचे, पैसा आ गया, लेकिन क्या इसका कोई मुनाफे या नुकसान से कुछ लेना देना है? नथिंग टू डू विद। सही। सिमिलरली ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ने मेरे ब्याह पे पेमेंट कर दी, लेकिन क्या मुनाफे से कुछ लेना देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैश में भी पेड फॉर द परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि मैंने नॉन करंट एसेट परचेज किया है, क्या इस नॉन करंट एसेट का प्रॉफिट या लॉस से कुछ लेना देना है? नहीं। अच्छा, अब एक नॉन करंट एसेट अगर मैंने परचेज किया है तो उस पर एक एक्सपेंस लग रहा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस से तो कुछ लेना देना है, लेकिन क्या डेप्रिसिएशन कैश कैश बेस्ड है? नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपके कैश और प्रॉफिट में डिफरेंस पैदा करती हैं। सिमिलरली जब मैं नॉन करंट एसेट कोई बेचता हूं, तो इसमें मुझे एक प्रॉफिट या लॉस तो होता है कि मैंने एसेट बेचा, या तो वो बुक वैल्यू से ज्यादा होगा या बुक वैल्यू से कम होगा, तो मुझे मुनाफा या नुकसान होगा इसमें। लेकिन क्या इस मुनाफे और नुकसान का मेरे ऑपरेशन से या ट्रेडिंग से कुछ लेना देना है? नहीं। ये सिर्फ एक कैश की मूवमेंट होती है मेरे पास। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जबकि ऑपरेशनल कैश फ्लो क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो थ्रू आउट द ईयर। द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो थ्रू आउट द ईयर इज योर ऑपरेशनल कैश फ्लो। कि मैंने अपनी ट्रेडिंग से कितना कैश रिसीव किया और कितना कैश पे किया। ये जो डिफरेंस है ये मुझे क्या बताता है कि ये मेरा ऑपरेशनल कैश फ्लो है। कैश रिसीव डिफर्स फ्रॉम सेल्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, बिकॉज इन द चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड पेबल। ये तीन मेन आइटम्स हैं जो कि आपके ऑपरेशनल कैश फ्लो को आपके प्रॉफिट से अलग करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं कैश फ्लो की बात करता हूं तो हमारे पास तीन तरह की एक्टिविटीज आ जाती हैं। एक है ऑपरेशंस, या जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। दूसरी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, या जिसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और तीसरी है हमारे पास फाइनेंसिंग। ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ऑपरेशन समझ आ जाए कि ऑपरेशंस किसे कहते हैं, फाइनेंसिंग किसे कहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। भाई मेरे पास एक कंपनी थी, एबीसी पीएलसी, जिसका मेन प्रोडक्ट था कपकेक। अब एबीसी पीएलसी कपकेक बहुत अच्छे बना के बेचती थी। एबीसी पीएलसी का मेन काम क्या था? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कपकेक। तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कपकेक जो है ये आ गया एबीसी के ऑपरेशंस में। ये कहां आ गया? एबीसी के ऑपरेशंस में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? भाई एबीसी के माशाल्लाह ऑपरेशंस बहुत अच्छे थे,
कपकेक बहुत अच्छा बिक रहा था, एबीसी के पास कहीं से पैसा बहुत सारा जमा हो गया, कैश मेरे पास आ गया सरप्लस में, कैश मेरे पास सरप्लस में आ गया। सरप्लस कैश का मतलब ये होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया। अब ये बहुत सारा पैसा जमा हुआ तो एबीसी ने क्या किया, एबीसी ने एक नई जगह खरीद ली, एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट या एक्विजिशन ऑफ न्यू बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि यहां पर एबीसी ने अपने पास कपकेक के साथ मफिन भी शुरू कर दिया। और ये जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो ओल्ड बिल्डिंग है, इसको एबीसी ने दे दिया रेंट पर। क्या रेंट लेना एबीसी का मेन काम था? नहीं, एबीसी का मेन काम है कपकेक और मफिन बनाना, और रेंट एबीसी के पास आ रहा है एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा रेंट आ रहा है एबीसी के पास, ये कहलाएगी इन्वेस्टमेंट। ये जो पुरानी बिल्डिंग अब रह गई, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे एबीसी यूज कर रहा है ना, कि इससे मुझे एक्स्ट्रा एक रेंट मिलता रहे। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ये क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो नई बिल्डिंग खरीदी, ये भी एक इन्वेस्टमेंट थी, और नई बिल्डिंग को क्योंकि मैंने ट्रेडिंग में यूज कर लिया, तो पुरानी बिल्डिंग मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चली गई। और अब आते हैं आखिरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। हालात थोड़े तंग हुए, कोविड आ गया, जिसकी वजह से ऑपरेशंस आपके कम हो गए। तो ड्यूरिंग कोविड एबीसी ने अपने बंदों को निकाला नहीं, बल्कि उसको रिटेन किया। रिटेन किया तो उन तमाम बंदों की सैलरीज देनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से कैश मेरे पास हो गया डेफिसिट। ड्यूरिंग कोविड मेरे पास कैश क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। अब कैश डेफिसिट से बचने के लिए एबीसी गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, स्टॉक मार्केट, और इनसे जाके एबीसी ने कहा कि भाई हमें कुछ कैश की जरूरत है, हम या तो अपनी कंपनी के शेयर्स आपको भेज देते हैं स्टॉक मार्केट, या फिर हम अपनी कंपनी के लिए कुछ लोन आपसे ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लोन नोट्स या फिर बॉन्ड्स। इसे कहा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जब आप एक्सटर्नल फाइनेंसर्स से पैसे ले रहे हो तो, ताकि आप अपनी कंपनी को चला सको। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहां पर एक चीज जो समझने वाली है वो क्या है, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपका प्रॉफिट या लॉस दिखाता है, सेल्स की टोटल वैल्यू दिखाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की टोटल वैल्यू दिखाता है। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है या कैश सेल्स कितनी है। वो आपको कभी ये नहीं बताएगा कि कितना पैसा आपको मिल गया, कितना पैसा आपके पास आना है। अब ये जो पैसा आपको मिल गया, या पैसा आपके पास आना है, या पैसा आपने दिया है, या पैसा आपने देना है, ये सारी चीजें आपको बताती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और यही चीज हमने कैश मैनेजमेंट में पढ़नी है। मैं आपको प्रॉपर्ली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपका आगे के एरियाज का पार्ट है, जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी कि IAS 7 पूरा पढ़ोगे। बट कैश मैनेजमेंट कमोबेश वही चीज है जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आप पढ़ते हो। हमेशा एक बात याद रखना, हम कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कैसे बनाएंगे? हमें यह पता होना चाहिए कि कैश ओइंग मनी एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कितना है हमारे पास, हमने पूरे साल में कितनी सेल्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे साल में हमारे पास कितना पैसा लोगों ने देना है हमारा। ये है आपका ओपनिंग रिसीवेबल। अगर किसी को कोई इशू है इस चीज में, तो ये आप समझ लो, ये आपका ओपनिंग रिसीवेबल है, ये आपकी सेल्स है। अब आपको पता चल गया कि आपने टोटल रिसीवेबल कितना है फॉर द ईयर, और इसमें से आप माइनस कर दोगे आपका क्लोजिंग रिसीवेबल। तो आपके पास क्या आ जाएगा कि पूरे साल में मैंने कैश कितना रिसीव कर लिया, पूरे साल में मैंने कैश कितना रिसीव कर लिया, ये आपको पता चल जाएगा। सेम गोज फॉर परचेजेस। यहां जहां जहां रिसीवेबल लिखा हुआ है वहां पर पेबल कर दो, और जहां सेल्स लिखा हुआ है वहां परचेज कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पूरे साल में कितना कैश पे कर दिया। सही। सिमिलरली द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, बट सम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड सम रिमेन्स इन द स्टोर ओवर द ईयर एंड। जो बात इन्होंने यहां लिखी है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। आगे बढ़ते हैं। The relationship between cost of material in the material cost of sales and cash payment for material purchase is as follows. Again, cost of sales आपकी कितनी है? ये आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास आ गई, उसमें से आपने ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, परचेजेज आपने ऐड कर दी, ये आपके पास आ गया पेमेंट स्टिल ओइंग टू द सप्लायर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी परचेजेस की है? ये था आपका ओपनिंग पेबल, ये आपकी आ गई परचेजेस, ये आ गया आपका टोटल पेबल, और इसमें से आपने माइनस कर दिया क्लोजिंग पेबल। तो आपके पास क्या बच गया? कैश पेड टू सप्लायर। बेटा ये वो चीज है जो किताब बता रही है, ये वो चीज है जो किताब बता रही है। मैं आपको आसान करके बता देता हूं कि ये किस तरीके से आपने करना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अज्यूम करो आपके पास ये है ईयर 1, ये आ गया ईयर 2, आपके पास है रिसीवेबल, आपके पास है इन्वेंट्री, आपके पास है पेबल।
एयर 1 का पेबल आपके पास एक्स है, सॉरी एयर 1 का रिसीवेबल आपके पास एक्स है, एयर 2 का रिसीवेबल आपके पास वाई है, एयर 1 की इन्वेंट्री आपके पास ए है, एयर 2 की इन्वेंट्री आपके पास बी है, एयर 1 का पेबल आपके पास एफ है, एयर 2 का पेबल आपके पास जी है। अब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज लिख दो अपनी मर्जी से। अगर एयर 1 के मुकाबले में एयर 2 का रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, अगर एयर 1 के मुकाबले में एयर 2 का रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका कैश आउटफ्लो है। इफ ओपनिंग रिसीवेबल इज लेस देन क्लोजिंग रिसीवेबल, तो कैश आउटफ्लो है। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को छोड़ो, इन्वेंट्री पे बाद में करेंगे, इन्वेंट्री को छोड़ो, पहले पेबल पे देख लेते हैं। इफ ओपनिंग पेबल इज लेस देन क्लोजिंग पेबल, तो ये आपके पास कैश इनफ्लो है, मतलब अब लोगों का पैसा आपके पास फंसा हुआ है, तो आपके पास कैश इनफ्लो है, एंड वाइस वर्सा। सही। अब इन्वेंट्री का क्या हिसाब है आप खुद बताओ। मेरे पास शुरू में पड़ी हुई थी 5,000 की इन्वेंट्री, आखिर में मेरे पास पड़ी है 7,000 की इन्वेंट्री, मतलब मैंने 2,000 मजीद पैसा फंसा दिया किसमें, इन्वेंट्री पे। मैंने इन्वेंट्री पे मजीद 2,000 रुपए फंसा दिए। मेरा कैश आउटफ्लो है या इनफ्लो है? ऑब्वियसली मेरा कैश आउटफ्लो है। इफ ओपनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैश आउटफ्लो है, एंड वाइस वर्सा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास एक सवाल है, इसमें लिखा हुआ क्या है कि अज्यूम करो दैट बीटा अचीव सेल टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ 200,000। एक प्रोडक्ट है बीटा, उसकी जो सेल टर्नओवर है इन अ पर्टिकुलर ईयर वो कितना है, 200,000, एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स वाज 170,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 170,000। Inventories were 12,000, payables were 11,000, and receivables were 15,000 at the start of the year. At the end of the year, inventories were 21,000, payables were 14,000, and receivables were 24,000. Find out the profits and the operational cash flow resulting from the year's trading. मुझे दो चीजें पता करनी है, प्रॉफिट और ऑपरेशनल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी फ्रॉम ट्रेडिंग। प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। आप लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हो? प्रॉफिट हमारा निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट हमारा निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स है मेरी 2 लाख, कॉस्ट गिवन 1,70,000, प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट आ गया मेरे पास 30,000 का, ये देख लो आपके सामने, प्रॉफिट 30,000। अब आते हैं ऑपरेशनल कैश फ्लो पर। मैंने आपको कहा था हमारे पास 3 चीजें होंगी, एक है इन्वेंट्री, एक है रिसीवेबल, और एक है पेबल। इन्वेंट्री मेरे पास ओपनिंग थी 12,000 और क्लोजिंग है मेरे पास 21,000। यहां पे मैं लिख देता हूं ओपनिंग क्लोजिंग। पेबल था मेरे पास ओपनिंग 11,000 और क्लोजिंग था मेरे पास 14,000। रिसीवेबल था मेरे पास ओपनिंग 15,000 और क्लोजिंग 14,000। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ रही होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओपनिंग 12,000, इन्वेंट्री आ गई, क्लोजिंग 21,000 आ गई, पेबल 11,000 आ गया, क्लोजिंग 14,000 आ गया, रिसीवेबल 15,000 आ गया। सॉरी, रिसीवेबल मेरे पास क्लोजिंग था 24,000, सॉरी माय बैड। रिसीवेबल मेरे पास क्लोजिंग था 24,000, मैंने गलती से 14,000 लिख दिया था, इट्स 24,000। शुरू करते हैं। नाउ माय ओपनिंग इन्वेंट्री इज 12,000 एंड क्लोजिंग इज 21,000, तो डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया, 9,000 का। 9,000 से मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, मतलब मेरा पैसा 9,000 रुपए आउटफ्लो है, फंस गया। रिसीवेबल मेरा ओपनिंग था 15,000, क्लोजिंग है 24,000। रिसीवेबल मेरा ओपनिंग था 15,000, क्लोजिंग है 24,000, मतलब फिर 9,000 मेरा पैसा 9,000 रुपए से फंस गया। सही। पेबल था मेरे पास ओपनिंग 11,000, क्लोजिंग 14,000। पेबल था मेरे पास ओपनिंग 11,000, क्लोजिंग 14,000, तो ये मेरे पास आ गया 3,000 इनफ्लो। अब मुझे नेट निकालना है। 9,000 आउटफ्लो, 9,000 आउटफ्लो और 3,000 इनफ्लो।
9,000 मेरे पास आउटफ्लो था फ्रॉम इन्वेंट्री, 9,000 मेरे पास आउटफ्लो था फ्रॉम रिसीवेबल, और 3,000 मेरे पास इनफ्लो था फ्रॉम पेबल। तो मेरा नेट ऑपरेशनल कैश फ्लो कितना हो गया? 15,000 आउटफ्लो। ये देख सकते हैं आप, ऑपरेशनल कैश फ्लो मेरा कितना है? 15,000। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कैश मैनेजमेंट की तरफ। व्हाट इफ हमारे पास नेगेटिव कैश फ्लोज हो? तो हमें यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव कैश फ्लोज होते क्यों हैं और इनकी वजह क्या है। हमें यह पता होना चाहिए है कि ये नेगेटिव कैश फ्लोज की एक्चुअल रीजन क्या है, क्यों क्यों ये कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं। आज हम देखते हैं प्रॉपर्ली। नेगेटिव कैश फ्लो, अ कंपनी दैट ट्रेड्स प्रॉफिटेबिलिटी should earn cash surpluses at least in the longer term. However, a profitable company can also suffer from negative cash flows. क्यों? जरा समझना इस चीज को। It might spend cash on non-current asset purchases and extra working capital investment. Imagine करो for a moment कि ये हमारी कंपनी है एक एबीसी पीएलसी। इसके पास एक अदद प्लांट लगा हुआ है, इसके पास एक अदद प्लांट इंस्टॉल्ड है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कपकेक। भाई जब आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है, देन यूज इट प्रॉपर्ली बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अनदर प्लांट। बट जी एबीसी पीएलसी को नजर आया कि जनाब हमारे पास अगर एक ऑप्शन अवेलेबल है सोलर प्लांट वाला, तो हम सोलर पैनल वाला प्लांट बना लेते हैं ताकि हमारा काम जो है ना वो और इजी हो जाएगा और हमारी बिजली की बचत हो जाएगी। बेवकूफों ने सोलर पैनल वाला प्लांट खरीद लिया। अब ये नॉन करंट एसेट हमने परचेज तो कर लिया, हमारे पास कैश का मसला आ गया। हमने $50 लाख में नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, लेकिन अब हमारे पास कैश का मसला आ गया। और अब इस मशीन को चलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्लांट खरीदूंगा तो इसके साथ सोलर पैनल भी चाहिए होगा। सोलर पैनल चाहिए, फिर मैं चाहता फुली ऑटोमेटेड प्लांट हो। फुली ऑटोमेटेड प्लांट होगा तो मुझे मशीन को देखना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्ली हमें क्या कहते हैं मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लग रहा है, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट लग रही है। और अब मेरे पास पैसे नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो में मैं आ गया। एक रीजन ये हो सकता है नेगेटिव कैश फ्लो का, इट माइट यूज कैश टू पे फॉर बिजनेस एक्विजिशन। मेरे पास पैसे पड़े हुए थे और मैंने एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। मैंने एक कंपनी को खरीद लिया, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, मैंने एक कंपनी खरीद ली। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मजीद उस पर काम कैसे करूंगा, क्योंकि पैसे तो मैंने कंपनी खरीदने में लगा दिए। हाई इन्फ्लेशन रेट्स माइट फोर्स अ कंपनी टू इंक्रीज इट्स फंडिंग ऑफ द बिजनेस एसेट्स इन मनी इवन व्हेन देयर इज नो रियल ग्रोथ इन द बिजनेस। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से हमारे पास पैसे की कमी हो गई है। मतलब पहले जो चीज मैं 10 रुपए में खरीद लेता था, आज वो चीज मुझे 20 रुपए में मिल रही है, 25 रुपए में मिल रही है, लेकिन मेरी पर्सनल ग्रोथ कोई हो नहीं रही पैसों के मामले में। तो इस सूरत में कैश क्या होगा, मेरे पास डेफिसिट में आ जाएगा। डिविडेंड्स माइट एक्सीड कैश सरप्लसेस फॉर द ईयर। अब आपके पास इतने लोग हैं जिनको आपने पेमेंट करनी है, आपने मार्केट से इतने लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करवा ली अपनी कंपनी में, अब आपने सबको डिविडेंड देना है। लेकिन इशू क्या आ रहा है, डिविडेंड देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, या जो पैसे पड़े हुए हैं आपके पास उससे आप पूरा डिविडेंड कवर कर नहीं सकते, कैश डेफिसिट। अब इस सूरत में है क्या, देखो आपको प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, आपको प्रॉफिट तो यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप आगे दे सको किसी को। तो फिर ये जो कैश सरप्लस है ये ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, डेफिसिट में आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं इतना दूंगा। जब देने की बारी आई तो पता चला कि जनाब पैसा ही नहीं है, क्या करें अब। डेट रीपेमेंट में मीन दैट द प्रॉफिटेबल कंपनी हैज अ नेगेटिव कैश फ्लो। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ये। इन लोगों को तो मैं रोक सकता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेरी कंपनी में हिस्सेदार है। ये बंदा मेरी कंपनी में हिस्सेदार नहीं है, इसने मुझे उधार दिया है, ये जब तकाजा करेगा इसको पैसे देने हैं मुझे, और इसी की वजह से ज्यादातर कैश जो है ना मेरा आउटफ्लो में जाता है। The difference between profit and cash flow has important implications. If a company is profitable but short of cash, one reason could be an increase in the other elements of working capital. If a company were to seek credit from a bank to finance the growth in the working capital, the bank might ask the management whether operational cash flows could be improved by squeezing working capital and reducing receivable, reducing inventories, taking more credit from supplier. अगर मेरे पास नेगेटिव कैश फ्लो है तो उसको सही करने के सबसे ज्यादा इजी तरीकेकार क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो को सही करने का सबसे ज्यादा इजी तरीकेकार क्या है? भाई जिस जिससे पैसे लेने टाइम पे निकलवाओ। मैं मजीद डिले नहीं कर सकता अब, मैं डिले करता जा रहा हूँ, मेरे जो सप्लायर है वो मुझे मोहलत नहीं दे रहे, तो मेरे पास कैश इस तरीके से नेगेटिव होता रहेगा। मैं किसी को मोहलत नहीं दे रहा, भाई हाथ के हाथ पैसे दो वरना ना करो बिजनेस। रिड्यूसिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री बनाओ ही तब जब तुम्हारे पास ऑर्डर आए। जस्ट इन टाइम पे काम करो, जल्दी काम करो, अपने लेबर की ट्रेनिंग ऐसे करो कि वो बिल्कुल सही काम करे। तुम अपने पास इन्वेंट्री बना के रखते हो, पुश सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री चला रहे हो, जिसकी वजह से तुमने इन्वेंट्री में एक अच्छा खासा पैसा फंसा दिया। क्यों फंसा दिया भाई इन्वेंट्री में पैसा? इन्वेंट्री बनाओ ही तब जब तुम्हें जरूरत है। टेकिंग मोर क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर को बोलो भाई मेरे साथ बिजनेस करना है, आप नॉर्मली सबको 15 दिन दे, तो मेरी कंपनी की पॉलिसी है मैं 30 दिन से पहले पेमेंट नहीं करता।
30 दिन के लिए मुझे क्रेडिट दे सकते हो तो बात करो, वरना सप्लायर बहुत है मार्केट में। इस तरीके से आप अपने कारोबार में वर्किंग कैपिटल मैनेज करके अपना एक प्रॉपरली कैश नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हो, कैश फ्लो को डेफिसिट से सरप्लस पे आ सकते हो। ये छोटी छोटी सी चीजें जिन्हें हम एफिशिएंसी रेशियोज कहते हैं। अगर आप अपने एफिशिएंसी रेशियोज पे प्रॉपरली काम कर लो ना, अगर आप अपने एफिशिएंसी रेशियोज पे प्रॉपरली काम कर लो, तो आपकी कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, वो डेफिसिट से सरप्लस पे आ सकता है। बेटर कंट्रोल ओवर वर्किंग कैपिटल कुड रिमूव द नीड टू बोरो। अभी जो मैंने बात बोली आपको कि अगर आप अपने एफिशिएंसी रेशियोज को बेहतर कर लो, तो आपको मार्केट से पैसा लेने की या पैसा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। If a company is making loss, it could try to maintain positive operational cash flow by taking more credit, that is by increasing its payable and so reducing working capital. अभी इसने जो बात की है मैंने आपको बताई थी कि अगर आप नुकसान में जा रहे हो तो आप अपने क्रेडिटर्स को बोल दो कि भाई मैं इतने टाइम में पैसा दूंगा, इससे पहले मैं नहीं दे सकता। ये जो आपके शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती है ना, जिसमें आपके ट्रेड पेबल्स आते हैं, दिस इज योर फ्री का फाइनेंस। ये वो फाइनेंस है जो लोगों के पैसे आपके पास रखे हुए हैं, लेकिन वो आपसे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे इस पे। फ्री का फाइनेंस समझते हो कि मैंने आपसे सामान खरीदा उधार पे, मैंने आपको बोला 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, 1 महीने तक आपका पैसा मेरे पास फंसा हुआ है, जिसपे आप मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर रहे। फ्री ऑफ इंटरेस्ट आपका पैसा मेरे पास है, तो हम क्यों नहीं इस पे काम कर सकते। नेगेटिव ऑपरेशनल कैश फ्लो इंप्लीकेशंस। नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस वुड नॉर्मली बी एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। आपका जो नेगेटिव कैश फ्लो है, ये आपको ये दिखाता है कि आपकी कंपनी इस वक्त एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। अनलेस अनलेस नॉर्मली यही होता है, दिस इज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे पास यही चीज होती है, अनलेस द कंपनी इज इन अ पीरियड ऑफ रैपिड एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड इज हैविंग टू इन्वेस्ट हेवीली इन एडिशनल वर्किंग कैपिटल। इसका क्या मतलब है जनाब? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी एक ऐसे वक्त से गुजर रही है जहां पे वो अपनी आप को ग्रो करना चाहते हैं, और ग्रो करने के लिए सबसे जो ज्यादा इजी चीज है वो कहलाती है एक्सपेंशन। ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा इजी चीज है वो क्या कहलाती है? एक्सपेंशन। कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है उसमें पैसा लगेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब मैं इन्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने एबीसी पीएलसी के ज्यादा पैसे आने के बाद एक नई फैक्ट्री बना ली। अब उस फैक्ट्री को बना के ऐसी तो नहीं छोड़ना ना, उस बिल्डिंग में मुझे प्रॉपरली उसको चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरा कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो सकता है। इफ अ कंपनी हैज नेगेटिव कैश फ्लो from the operations for at least 2 of the previous 3 years, it will probably be safe to conclude that its financial position is deteriorating significantly. अच्छा, आप इस चीज को समझना, ये जो मैं बात करने लगा हूं इसको दिमाग से सुनना, कान से नहीं। आप एक कंपनी हो और साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें आपकी कंपनी में कैश फ्लोज कम हो जाते हैं, जिसमें आपकी कंपनी में कैश फ्लोज जो है वो कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, एक एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में साल में 2-2.5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास ऑपरेशन सॉरी कैश फ्लो बहुत कम होता है। जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है, तो कॉलेज वालों के पास कैश फ्लो कम कब होगा? मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात के दौरान, क्योंकि मैट्रिक और इंटर के जब पेपर हो रहे होंगे तब तो वो कोई आएगा ही नहीं, ना फीस आएगी ना कुछ होगा, तो आपका कैश फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी वालों के पास एडमिशन नहीं होंगे जब मैट्रिक और इंटर के पेपर हो रहे हैं, ना एडमिशन से फीस आ रही है, ना कोई क्लासेस चल रही है, कुछ भी नहीं है, तो फीस आपकी बिल्कुल क्या होगी? कम हो जाएगी। तो हर साल 2-3 महीने ऐसे समझ आते हैं जिसमें आप कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहे हो। अगर इस तरह के 2-3 महीने आपके पास आ रहे हैं तो इसे कहा जाता है सीजनल फ्लक्चुएशन। ये सीजनल फ्लक्चुएशन कहलाती है, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो, जो कि आप इजीली कवर कर सकते हो ओवर द लॉन्गर टर्म। बट अगर आप साल में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने नेगेटिव चल रहे हो और पिछले 2-3 साल से ऐसे नेगेटिव चल रहे हो, तो बेटा ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब ये है कि अब आपकी कंपनी का गोइंग कंसर्न खराब हो सकता है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि अब लोग आपके पास पैसा लगाने से डरेंगे, क्योंकि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि ये कंपनी अगले 12 महीने चलेगी भी या नहीं। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इस सूरत में हमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता खराब होने का मतलब ये नहीं है कि बहुत स्लोली खराब हो रही है, नहीं, खराब बहुत सिग्निफिकेंटली हो रही है, लेकिन स्लो पेस पर। यानी कि हर 2-3 महीने के बाद आपको एक ऐसा झटका लगता है कैश फ्लो में कि आप मजबूर हो जाते हो अपने किसी नॉन करंट एसेट को बेचने के लिए। इसे कहते हैं डिटोरिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन डिटोरिएट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सिग्निफिकेंटली खराब हो रही है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो अगला एरिया है वो कहलाता है कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। हम लोगों ने कैश अकाउंटिंग भी पढ़ी है, हम लोगों ने अक्रूवल अकाउंटिंग भी पढ़ी है। अक्रूवल अकाउंटिंग क्या होती है? जहां पे हम क्रेडिट टर्म्स पे बात करते हैं। और कैश अकाउंटिंग क्या होती है? जहां पे हम कैश बेसिस पे बात करते हैं।
हमें ये पता है कि कैश बेसिस का मतलब ये है कि भाई एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से पैसा लो, एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से सामान लो, ये कैश अकाउंटिंग है। ईजी है काफी। मैंने चीज बेची, पैसा आ गया। मैंने चीज खरीदी, पैसा दे दिया। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इतना ईजी है कैश अकाउंटिंग में। बट व्हेन इट कम्स टू अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो हमें पता है कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बनता ही तब है जब मैं क्रेडिट पे कोई सामान बेचूं या क्रेडिट पे कोई सामान खरीदूं। और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव पेड कैश और नॉट, रादर इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव इनकर्ड एन एक्सपेंस। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव रिसीव्ड कैश और नॉट, रादर इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अर्न्ड एन इनकम। लेकिन क्योंकि हम कैश मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से हमारे कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट आता है। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग। Cash budgets are not prepared according to the accrual concept, which tries to ensure income and expenditure are matched. देखो, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना, वो हमेशा आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ साथ चलती है कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो मैच होने चाहिए। इंस्टेड दे आर प्रिपेयर्ड ऑन कैश रिसीट्स एंड पेमेंट बेसिस। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट्स एंड कैश फ्लो हैज बीन अ थीम ऑफ दिस चैप्टर सो फार, बट इट इज अ बेस्ट टू स्टेट इट बोल्डली। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपके कैश फ्लो में और प्रॉफिट में जो मेजर डिफरेंस आता है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की वजह से आता है, जिसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे सकता हूं। कोई यहां पर ऐसा मौजूद नहीं होगा जिसको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ना पता हो। हम सब ने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा जरूर होगा, थोड़ा या ज्यादा पढ़ा जरूर होगा। अगर आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट की बात करो, तो यहां पर देखो एक एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है दैट ब्रेंडा हैज अ बिजनेस इंपोर्टिंग एंड सेलिंग मॉडल कॉर्गी डॉग्स। इन May 2017 शी मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस एंड सेल्स। इनवॉइस डेट परचेज की रही, सेल्स की डेट शेयरिंग। मैंने 20 यूनिट्स खरीदे जिसका टोटल अमाउंट था 100 रुपए, और इसकी पेमेंट मुझे करनी है 1 जून को। इसकी पेमेंट मुझे जून में करनी है। जो मैंने सेल्स की उसमें 4 थे, 6 थे और 10 थे। जो मैंने सेल्स की 8 मई को, 12 मई को और 23 मई को। और इसकी जो पेमेंट मुझे रिसीव होगी वो होगी 1 जून, 1 जून, 1 जुलाई। 40, 60 और 100। व्हाट इज ब्रेंडास प्रॉफिट फॉर मे? अगर मैं ब्रेंडा के प्रॉफिट की बात करूं फॉर द मंथ ऑफ मे, तो मुझे यह पता है कि ब्रेंडा ने 200 रुपए की सेल की है और 100 रुपए उसकी कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना हो गया ब्रेंडा का? 100 रुपए का। बट क्या ये प्रॉफिट कैश बेस्ड है? क्या ये प्रॉफिट कैश बेस्ड है? नहीं, ये प्रॉफिट है अक्रूवल बेस्ड। ये प्रॉफिट अक्रूवल बेस्ड है। देखो, ब्रेंडा ने 7 तारीख को यूनिट्स खरीदे जिसकी पेमेंट वो कब करेगी? 1 जून को। ब्रेंडा ने 8 तारीख को यूनिट्स बेचे जिसकी पेमेंट आएगी 1 जून को। ब्रेंडा ने 12 को यूनिट्स बेचे जिसकी पेमेंट आएगी 1 जून को। और ब्रेंडा ने 23 को यूनिट बेचे जिसकी पेमेंट आएगी 1 जुलाई को। तो अगर मैं कैश की बात करूं, तो ब्रेंडा की जेब से ना कैश गया, ना ब्रेंडा की जेब में कोई कैश आया। तो कैश बेसिस पे अगर बात करें तो देखो, रेवेन्यू जीरो, परचेजेस जीरो, प्रॉफिट या लॉस जीरो हमें नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं अक्रूवल बेसिस की बात करूं, तो सेल्स मेरी कितनी है? 200। परचेजेस मेरी कितनी है? 100। प्रॉफिट मेरा कितना हो गया? 100। मुझे एक बात समझानी है आप लोगों को। देखने को मेरा प्रॉफिट 100 रुपए आ रहा है, लेकिन क्या ये 100 रुपए मेरे पास कैश आ गए? नहीं। नो कैश फ्लो। कोई कैश फ्लो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बेची भी उधार पे, मैंने खरीदी भी उधार पे। अब यहां पर दो सिनेरियोज आपके पास आ सकते हैं। ब्रेंडा का जो सप्लायर है, उसको ब्रेंडा ने पेमेंट करनी है 1 जून 2017 को, और ब्रेंडा पेमेंट करेगी। हमें ये चीज पता है क्योंकि हम अपने तौर पे अगर बात करें तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने गिवन टाइम पे पेमेंट कर दें। लेकिन क्या मुझे 1 जून को पैसे मिल जाएंगे? 1 जून को मेरे पास आनी है दो पेमेंट्स, एक $40 की, एक $60 की। एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ऑफ द मंथ ऑफ मे, मेरे पास कोई कैश इनफ्लो नहीं है। तो इज इट पॉसिबल कि मैं 1 जून को पेमेंट कर सकता हूं आगे, क्योंकि मेरे पास कैश फ्लो नाम की कोई चीज नहीं है? अगर तो मेरे पास प्रीवियसली कोई कैश पड़ा है तो यस, मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे इस कैश से इसकी पेमेंट करनी है, तो यहां पर मैं फंस गया। अब यहां पर अब मैं फंस गया क्योंकि मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसे हैं ही नहीं। और अगर मैं तीसरी पेमेंट की बात करूं, तो वो तो इवेंचुअली जाके मुझे मिलेगी जुलाई में। सेल है मई की, पेमेंट मिल रही है मुझे जुलाई में। इन अ वे, इस पूरे सिनेरियो का जो एक्चुअल प्रॉफिट मेरे पास आएगा, वो कब आएगा? जुलाई के महीने में। क्योंकि 100 मेरी कॉस्ट है, 100 मेरी सेल्स यहां से जीरो कर दिया, ये रिमेनिंग जो 100 है ये मुझे जुलाई में मिलेगा। ये चीज समझ आती है? दैट इज योर अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। द accrual concept states in computing profit, revenue earned must be matched against the expenditure incurred in earning it. This is illustrated in the example of Brenda. Profit of 100 was computed by matching the revenue 200 earned from the sale of 20 corgis against the cost of 100 of acquiring them. हमें ये तो समझ आ गया कि मैंने अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू को उसके एक्सपेंडिचर के साथ मैच कर दिया। लेकिन मेरे पास कैश तो नहीं आया ना।
अगर कैश आ जाता तो मेरे पास फायदा होता, ये चीज समझो। अब अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ब्रेंडा, तो ब्रेंडा के पास इन्वेंट्री नाम की कोई चीज नहीं बची, क्योंकि मैंने 20 यूनिट्स खरीदे थे, 20 बेच दिए। इन्वेंट्री नाम की कोई चीज नहीं बची मेरे पास। अच्छा, ये इन्होंने अलग बनाया है, मैं यहां पर आपको बना के दे देता हूं। मेरी 20 की परचेज थी और 20 की ही सेल थी, तो मेरे पास इन्वेंट्री क्या हो गई, 0। रिसीवेबल मेरे पास आ गया 200, और पेबल मेरे पास आ गया कितना, 100, और इक्विटी में प्रॉफिट आ गया मेरे पास 100। ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बन गई, ये एसेट हो गया, ये लाइबिलिटी हो गई, और ये इक्विटी हो गई। ये चीज हो रही है ब्रेंडा के साथ। इस पूरे फाइनेंशियल पोजीशन में आपको कैश नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना इनफ्लो में ना आउटफ्लो में। ये चीज खतरनाक होती है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ऑल्दो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाता है, लेकिन स्टिल ये चीज जो है खतरनाक है कि मेरे पास यहाँ पे कैश नाम की कोई चीज नहीं आ रही। मुझे कैश से ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कैश की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है रादर देन प्रॉफिट। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ये इस पूरे एरिया का जो है आखिरी पूरे चैप्टर का आखिरी एरिया था। आप एक दफा ये पूरी चीज थ्योरी है पढ़ लेना, इतनी मुश्किल नहीं है। कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अब हमारे पास जो आखिरी चीज है इस चैप्टर में वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट और लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होता है, मैं एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। कैश फ्लो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज सफिशिएंट कैश टू मीट्स इट ऑब्लिगेशन टू सेटल लायबिलिटीज व्हेन पेमेंट्स बिकम ड्यू। इट इन्वॉल्व्स केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो मैनेजमेंट होता क्या है कि भाई मेरे पास एट अ टाइम बिजनेस में इतना कैश पड़ा हुआ होना चाहिए है कि मैं अपनी बिजनेस की तमाम लाइबिलिटीज को सेटल कर सकूं, पे ऑफ कर सकूं, जब जब वो लाइबिलिटी ड्यू हो जाए। और ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर मेरा वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। सही। अब लिक्विडिटी मैनेजमेंट क्या होती है, ये भी सेम चीज है। अगर मेरे पास कैश कम हो जाएगा तो मेरे पास लिक्विडेशन पर आ जाएगी बात कि अब मुझे अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे ताकि मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकूं। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।